गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग ज्योग्राफी में मेगा सिटी का विकास, जो हम लोग यहाँ तक आ गए थे, यानी कि अर्बन सेटलमेंट की बात हो रही है, उसमें यहीं से शुरू करते हैं। तो मेगा सिटी मतलब क्या कि जहाँ की आबादी 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से ऊपर दिया गया हो, जो 1800 ईस्वी में विश्व की मात्र 3% जनसंख्या नगरों व शहर में रहती थी। वहीं 1950 के बाद क्या हो गया कि केवल 83 शहर थे जहां मिलियन में लोग रहते थे, यानी कि 10 लाख ही नगर थे। मात्र 83 1950 की बात है, लेकिन आज तो ये संख्या बहुत अधिक हो चुका है। आगे देखिए, मेगा सिटी की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। पहला, मेगा सिटी में रोजगार के उन्नत अवसर उपलब्ध होगा, शिक्षा के बेहतर व गुणवत्तापूर्ण साधन होते हैं। दूसरा, आसपास के उपनगरीय क्षेत्रों में भी विनिर्माण व सेवा क्षेत्र में रोजगार के बेहतर सुविधा होती है। और मानव के विकास, पर्यावरणीय संरक्षण, नवीन प्रौद्योगिकी, नवाचार आदि के संबंध में शोध व विकास का भी उचित प्रबंधन होता है, तभी ना वो मेगा सिटी होगा। और वैश्विक शहर, यह भी तो देख चुके हैं, तो देख लेते हैं। वैश्विक शहर एक ऐसा शहर होता है जो वैश्विक आर्थिक नेटवर्क का एक प्राथमिक नोड है, यानी कि केंद्र है, जैसे न्यूयॉर्क, सिंगापुर, शंघाई। इस वैश्विक शहर को विश्व शहर या अल्फा शहर या विश्व केंद्र भी कहा जाता है। इसका अध्ययन शहरी अध्ययनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वैश्विक शहर को वैश्वीकरण के निर्माण, सुविधा और राजनीतिक भौगोलिक स्थानों में वित्त और व्यापार की वैश्विक प्रणाली के संचालन के महत्व के पदानुक्रम के अनुसार बनाया गया है। अब वैश्विक जो शहर है, इसका निर्धारण कैसे होता है, तो यहाँ देख लीजिए। वैश्विक शहर की स्थिति को लाभप्रद और वांछनीय माना जाता है। वैश्विक शहरों की पहचान व निर्धारण हेतु दुनिया के शहरों की तुलना में 8 निर्माता व सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसका प्रभाव वैश्विक तथा अन्य क्षेत्रों के लिए आसान हो, तो वह वैश्विक शहर के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण मान्य हो, यानी कि जो केंद्र के रूप में काम करे, जिसका आसपास के अन्य क्षेत्रों पर नियंत्रण हो, उसका प्रभाव पड़े। जैसे वैश्विक शहर की रैंकिंग में शहरों के प्रारूप, कार्य प्रणाली में बदलाव तथा सेवा क्षेत्र में तुलनात्मक वृद्धि से प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वैश्विक शहर की उपयोगिता वर्तमान की वैश्वीकरण के युग में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहती है। आगे देखिए, वैश्विक शहर की कुछ विशेषताएं होगा। क्या होगा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुविधा की उपलब्धता होना, जिसमें वित्त, बीमा, रियल एस्टेट, बैंकिंग, मार्केटिंग आदि का सुचारू नेटवर्क आदि की उपलब्धता होना माना जाता है। मल्टीनेशनल जो ऑपरेशन यानी जो कंपनियां हैं, उनका मुख्यालय होगा। शेयर बाजार बड़े स्तर की वित्तीय संस्थाओं का होना, इस मतलब क्या है कि वह वैश्विक शहर है। व्यापार कार्य क्या होगा, यह बड़े स्तर का नेटवर्क होगा इसका, जिसका प्रभाव आसपास के चारों ओर स्थापित होगा। बृहद स्तर के विनिर्माण केंद्र का होना, जिसमें पोर्ट और जहाज़ों के ठहरने तथा शिपयार्ड की उचित व्यवस्था हो, जैसे कि सिंगापुर। नवीन विचार, व्यापार व व्यवसाय, आर्थिक संस्कृति आधारित केंद्र होना। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की अधिकता का होना, जैसे कि दुबई, यूएई की शहर। संचार व नेटवर्क का जाल का जो वैश्विक आधारित होना। शहर की कार्य पद्धतियों के निर्णय क्षमता का उन्नयन होना, जिसके निर्णय का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर पड़ता हो। उच्च क्वालिटी व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों का होना, जिसमें तकनीकी, व्यावसायिक, विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षण सुविधाओं का होना, जिसका स्तर अंतर्राष्ट्रीय हो। और विभिन्न भाषा, संस्कृति, धर्म, विचारों के लोगों का पास में मतलब एक साथ रहना, यह भी वैश्विक शहर की पहचान है। अब एज सिटी, यह क्या होगा? एज सिटी यानी कि यह शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न अवधारणा पर आधारित एक नगर है, जो नगरीकरण की वृद्धि का परिणाम होगा। यानी कि पहले ये शहर था, ये शहर में इतना आबादी हो गया, ये शहर फुल हो गया। अब क्या होगा, इसे एक एज मतलब कोना कि यहाँ पर एक छोटा शहर विकसित हो जाएगा। इस एज शहर के क्षेत्र में उपनगरीय केंद्र
मेगा सेंटर और उपनगरीय व्यावसायिक जिले शामिल होते हैं। उल्लेखनीय है कि एज सिटी का उद्भव संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्रीय व्यापार जिले या एक पारस्परिक शहर के बाहर व्यापार, खरीदारी और मनोरंजन की एकाग्रता से उत्पन्न हुआ था, जो पहले एक ग्रामीण आवासीय क्षेत्र था। एज सिटी शब्द 1951 की पुस्तक, याद कीजिए क्या नाम था उसका, लोकप्रिय हुआ था। 1951 में पुस्तक आया था, एज सिटी पुस्तक का नाम था। जे एल का नाम है गरारेयू, जे.एल. गरारेयू ने यह बताया कि एज सिटी शहरी विकास का मानक रूप है जिसका प्रसार विश्व के लगभग सभी देशों में हो रहा है। एज शहर से संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे एज शहरों का विकास विशेषकर नियोजित यानी कि फ्रीवे, चौराहे एवं बड़े हवाई अड्डों के निकट होता है, यानी कि यह मॉडल टाउन होगा। यहाँ लोग कम संख्या में भारी उद्योग उपस्थित होते हैं। यहाँ लगभग कम संख्या में होगा, क्या होगा, तो भारी उद्योग स्थापित होंगे। ऑटोमोबाइल के उन्नत विकास जो पार्किंग की आवश्यकता को बढ़ावा देता है, केंद्रीय शहरी क्षेत्रों में भूमि मूल्य की वृद्धि, संचार में वृद्धि जिससे व्यक्तियों को प्रवेश में सहायता मिलती है, ये सब कारक एज सिटी के विकास को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। एज शहर के विकास में राजनीतिक समूह भी सहायता करते हैं। इसके भी कार्यप्रणाली, कर सुविधा एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एज सिटी में रोजगार का अवसर बेहतर रूप में पाया जाता है, जिससे लोगों का विकास धीरे धीरे बढ़ता है और जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होने लगती है। एज सिटी के विकास से आसपास के क्षेत्रों के प्रभाव सहित देश की अर्थव्यवस्था में भी ये योगदान देते हैं। गेरयू के अनुसार एज सिटी के विकास से किनारे का शहर खुदरा सुविधाओं और उपभोक्ता सेवाओं के रूप में स्थानीय क्षेत्र को आपूर्ति प्रदान करता है। इसमें कॉरपोरेट के बढ़ने से किनारे के शहर में विभिन्न सेवाओं का विकास होने लगता है। एज सिटी न केवल कॉरपोरेट बल्कि इनोवेशन से संचालित सिटी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यह स्थानीय रोजगार की उपलब्धता में वृद्धि के साथ रोजगार, मनोरंजन सेवाओं से आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। एज सिटी एक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी तरह से अनुकूल पाया जाता है, जो एक सेवा उन्मुख बाजार के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए जाना जाता है। इस प्रकार एज सिटी का भी नगरीकरण की बढ़ती प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ रहे एज सिटी की संख्या विश्व के अन्य देशों को ऐसे शहरों को विकसित करने व नगरीकरण को बढ़ाने हेतु प्रेरणादायक है। अब आगे देखिए, चेंजिंग अर्बन फॉर्म्स यानी नगर आकार में परिवर्तन। यह क्या चीज़ है? आधुनिक समय में बढ़ते नगरीकरण के कारण नगर प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन करना भी कठिन कार्य है। नगर व उसके सहायक व समीप प्रदेश के बीच संबंध समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके अध्ययन में नगर के समीप क्षेत्र, अमरलैंड, ग्रामीण नगरीय उपांत आदि का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं क्या होगा। नगर के चारों ओर का क्षेत्र, मान लेते हैं कि यह नगर है तो इसके चारों ओर का क्षेत्र क्या होगा, तो नगर के चारों ओर फैले क्षेत्र को नगर का प्रभाव क्षेत्र कहा जाता है। उसका आभा मंडल है। यह जैसे जैसे नगर से जितनी दूर होता जाता है, कार्य व प्रभाव की प्रकृति में बदलाव नजर आने लगता है। नगर के फैले चतुर्दिक क्षेत्रों पर विविध आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप का प्रभाव पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि पेरी शहरीकरण, यहाँ देखिए पेरी अर्बनाइजेशन को कार्यात्मक ग्रामीण शहरी संपर्कों के विस्तार के रूप में देखा जाता है। नगर के चारों ओर के क्षेत्र के तहत अमरलैंड, याद कीजिए अमरलैंड नगर व ग्रामीण नगरीय उपांत जैसे क्षेत्रों का भी अध्ययन शामिल है, क्योंकि पेरी शहर का विभाजन विश्व के विभिन्न देशों से अलग होता है। उल्लेखनीय है कि डी व्हिटलसी, याद कीजिए नाम है क्या, डी व्हिटलसी के अनुसार अमरलैंड नगर के चारों ओर सटा हुआ अर्थात 30 से 40 मील तक का विस्तृत फैला सहायक क्षेत्र होता है। उसका नाम क्या है, अमरलैंड। और ग्रामीण नगरीय उपांत यानी कस्बा इलाका या कहीं इसको ट्रांजिशन जोन क्षेत्र, यह क्या है, ग्रामीण नगरीय उपांत
वह क्षेत्र होता है जहाँ ग्रामीण तथा नगरीय दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। उल्लेखनीय है कि यह उपांत क्षेत्र ग्रामीण नगर का संक्रमण क्षेत्र होता है। यह देखने पर नगर जैसा प्रतीत होगा, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग नगरीय प्रशासन के अंग नहीं होते हैं, किंतु वे नगर के सभी सुविधाओं से लाभान्वित होते हैं। ग्रामीण नगरीय उपांत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया? तो 1937 में टी.एल. स्मिथ के द्वारा किया गया। स्मिथ ने क्या बताया कि इस क्षेत्र में गांव एवं नगर दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इस क्षेत्र को कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इसे नगरीय ग्रामीण सातत्य यानी अर्बन रूरल कंटिन्यूम बताया है, यानी कि यह गांव भी है और शहर भी है, दोनों का यह ट्रांजिशन जोन है। क्लियर है? आगे देखते हैं। इस भाग का कोई स्पष्ट व निश्चित क्षेत्र नहीं पाया जाता। जब यह भाग नगर के समीप पूर्ण विकसित हो जाता है तो नगर की सीमा को पुनः निर्धारित करके इसे नगर के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है। जैसे हम लोग सुनते हैं ना, बार बार किसी शहर का प्लान आता है, मेगा प्लान, मास्टर प्लान, ग्रेटर प्लान, वही वाली बात है। पहले सिंपल शहर आता है, फिर उसका मास्टर प्रोजेक्ट आएगा, फिर मेगा प्रोजेक्ट आएगा, फिर ग्रेटर प्रोजेक्ट आएगा, और हर बार क्या होगा कि उसका इलाका बढ़ते चला जाता है। ग्रामीण नगरीय उपांत क्षेत्र की कुछ विशेषताएं होंगी। इनके देखिए क्या विशेषता। इस भाग में भूमि का उपयोग क्या होगा? आकार के प्लॉटों पर मिलता है, जिस पर आवासों एवं औद्योगिक इकाइयों का फैलाव पाया जाता है। उपांत भाग की जनसंख्या का लगभग 50% जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में तथा 50% द्वितीयक तथा तृतीय कार्यों में संलग्न पाया जाता है। प्राथमिक यानी कृषि यानी एलाइड सेक्टर, सेकेंडरी कार्य यानी क्या? विनिर्माण क्षेत्र, और थर्ड यानी कि टर्सरी सेक्टर मतलब कि सेवा क्षेत्र। इस भाग में महिला तथा पुरुषों के शिक्षा स्तर में भी अंतर पाया जाता है। इस भाग में मिश्रित संस्कृति का प्रभाव दृष्टिगोचर होगा। इस भाग में दिन के समय काम पर लोगों के रहने के कारण दिन का जनघनत्व कम, जबकि रात्रि के समय जनघनत्व अधिक पाया जाता है। कृषि भूमि छोटी होती है, जिस पर सघन प्रकार की कृषि की जाएगी, यानी कि यहाँ पर साग सब्जी ही अत्यधिक मात्रा में यानी नकदी क्रॉप ही उपजाए जाएंगे। कौआ। बुनियादी एवं अन्य प्रकार की सुविधाओं का अभाव पाया जाना। आर.ई. पहल, यहाँ देखिए, आर.ई. पहल ने ग्रामीण नगरीय उपांत की 4 प्रमुख विशेषताएं बताई थी। वो क्या होगा? पहला, चयनित स्थानांतरण यानी सिलेक्टेड, यहाँ पर माइग्रेशन होता है। दूसरा, विलगांव सिग्रेशन यानी कि अलगाव है, अभिगमन, और चौथा है मिश्रित भू उपयोग। ये 4 इसका क्या है? तो इसकी विशेषताएं हैं यहाँ पर। अब ग्रामीण नगरीय उपांत का सीमांकन यानी जिसका बाउंड्री कैसे होगा? देखिए, ग्रामीण नगरीय उपांत को सीमा में बांधना एक कठिन कार्य है, फिर भी कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इसके सीमांकन हेतु कुछ आधार दिए हैं। जैसे नगरीय कार्यों के लिए विक्रय हेतु भूमि होगा, यहाँ पर अविकसित उप विभाजित भूमि होगा, कृषि के अतिरिक्त स्वामित्व के अंतर्गत भूमि होगा, और सामान्य से अधिक कर निर्धारण वाली भूमि हो, तो समझिए कि वह ग्रामीण नगरीय उपांत है। यानी कि सामान्य से अधिक यानी क्या? कि जो ग्रामीण भूमि का जो कर होगा उससे यहाँ पर टैक्स अधिक लगेगा। उपनगर या नगरोपांत मतलब ये नगर की लास्ट सीमा है। यहाँ देखिए, ग्रामीण नगरीय उपांत की संक्रमण क्षेत्र में स्थित कुछ छोटी नगरीय या अर्धनगरीय बस्तियाँ जो घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। यानी जैसे कि कोई शहर है, शहर के बाद में गांव शुरू हो जाता है, और गांव में कहीं कहीं चौक चौराहे देखते हो, उसके बारे में बात हो रहा है। उसे उपनगर या उपनगरीय क्षेत्र कहा जाता है। समान अर्थ में नगर के निकट अवस्थित वे बस्तियां जो मुख्य नगर से घनिष्ठ संबंध रखती हैं तथा उनमें आवासीय उपयोग की प्रमुखता होती है, उसे उपनगरीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर उदाहरण स्वरूप बोरीवल अंधेरी मुंबई का प्रमुख उपनगर है। यह क्षेत्र नगर के निकट होना चाहिए, इसलिए नगरीय सुविधाओं तथा क्रियाकलापों के साथ ही यह विकसित होते जाता है। अब उपनगर से संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे उपनगरीय क्षेत्र नगरीय इकाई का सहायक क्षेत्र होता है। इसमें विभिन्न सुविधाओं का विस्तार पाया जाता है, किंतु इसका न स्वामित्व होता है न यह आत्मनिर्भर होता है। उपनगर की बात हो रही है। दूसरा, उपनगर का प्रशासनिक व राजनीतिक इकाई हो सकता है, किंतु इसकी संबद्धता नगर से बनी रहेगी। आगे देखिए,
उल्लेखनीय है कि उपनगर शब्द का प्रयोग किसी महानगर की प्रशासनिक सीमा में स्थित उन क्षेत्रों के लिए किया जाता है जो केंद्रीय नगर के चारों ओर निर्मित क्षेत्र के विस्तार के कारण अस्तित्व में आते हैं। उपनगरीय क्षेत्रों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारकों में नगरों के आंतरिक भाग में बढ़ते भूमि मूल्य, स्थान अभाव, यातायात संपर्क तथा विस्तृत स्थान की आवश्यकता वाली कुछ क्रियाओं के लिए बाध्य भाग में वांछनीय स्थान की उपलब्धता आदि सम्मिलित पाई जाती है। उपनगर बहुकार्यात्मक इकाई न होने के कारण विभिन्न कार्यों के लिए नगरों के केंद्रीय भाग पर निर्भर होता है। आगे देखिए, उपनगरों का तीव्र विकास बड़ी नगरीकरण की प्रमुख विशेषता होती है। अब मुद्रित नगर यह क्या है? यह नगर नियोजन प्रणाली का एक भाग है। इस तरह के नगरों की व्यवस्था अधिक आबादी वाले महानगरों में की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि लोगों को परिवहन, आर्थिक आदि सुविधाओं को बिना अवरोध के उपलब्ध कराना। उदाहरण स्वरूप भारत का दिल्ली शहर। इस नगर के तहत लोगों तक सुविधाओं को पहुंचाना आसान होता है और इससे मलिन बस्तियों जैसी समस्याओं से भी निजात पाने में सहायता मिलती है। कर्मियों को कार्यस्थल पर पहुंचने में अधिक समय खर्च नहीं करना पड़ता। उल्लेखनीय है कि इस तरह के नगर एक वलय के रूप में निर्मित होते हैं, जो चारों ओर एक वलय के रूप में फैला होता है, जिसमें लोगों के गृह स्थान से मुख्य परिवहन पथ पर आने पर कम समय लगता है। यानी कि यह शहर है, यह शहर के बाईपास के साथ साथ कोई नया एक उपनगर विकसित हो गया, उसकी बात हो रही है। उपनगरीय नगर या अनुषंगी नगर यानी कि सैटेलाइट टाउन, यह क्या होगा? किसी बृहद नगर के, बहुत विशाल नगर है, के संक्रमण यानी कि उसका जो ट्रांजिशन क्षेत्र है, यानी मान लीजिए शहर है और ये इसकी लास्ट बाउंड्री हो गई, क्षेत्र में स्थित उद्योग प्रधान लघु नगरीय इकाई अनुषंगी नगर या उपग्रही नगर कहलाता है। यह अपने विविध प्रकार के कार्यों के लिए तथा सेवाओं के लिए केंद्रीय नगर पर निर्भर होता है। उल्लेखनीय है कि उद्योग प्रधान होने के कारण इस नगर को औद्योगिक नगर या विनियोजक उपनगर भी कहा जाता है। जिस प्रकार एक उपग्रह अपने मूल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी प्रकार अनुषंगी नगर भी कार्यात्मक यानी कि औद्योगिक रूप से केंद्रीय नगर का अनुसरण करता है, उससे दूर अवस्थित रहता है। इसी विशेषता के कारण इस नगर को उपनगर यानी कि सैटेलाइट टाउन कहा जाता है। अमेरिका के प्लानिंग फर्म के अध्यक्ष हॉलैंड बार्थोलोम्यू, याद कीजिए क्या नाम है, हॉलैंड बार्थोलोम्यू ने बड़े नगर पालिका से संलग्न अधिवासों के अनुषंगी नगर की संज्ञा दी है। इन्होंने अनुषंगी नगर और उपनगर में कोई वास्तविक भेद नहीं किया है। हैरिस और उल्मैन ने अनुषंगी नगर को उपनगर से भिन्न माना है। यानी कि हैरिस और उल्मैन इन्होंने अनुषंगी नगर यानी कि सैटेलाइट टाउन को अलग माना, लेकिन हॉलैंड बार्थोलोम्यू ने इसको अलग नहीं माना था। अनुषंगी नगर यानी कि सैटेलाइट टाउन है, इसकी भी कुछ विशेषताएं होंगी। जैसे अनुषंगी नगर लघु औद्योगिक नगर होते हैं, छोटे शहर होंगे जो केंद्रीय नगर में संचालित उद्योग से संलग्न रहेंगे यानी कि संयुक्त होंगे। अनुषंगी नगर प्रायः उन्हीं क्रियाओं या उद्योगों का संचालन करता है जो केंद्रीय नगर में संपन्न होते हैं। यह नगर केंद्रीय नगर से दूर अवस्थित होता है। यहाँ कारखानों में काम करने के लिए केंद्रीय नगर तथा समीप क्षेत्रों से व्यक्तियों का अधिक संख्या में अभिगमन यानी कि पलायन होगा, या वहाँ पर वो जाएंगे डेली बेस पर। अनुषंगी नगर की स्वयं की स्थानीय सरकार या सामाजिक जीवन होता है, याद कीजिए। सामान्यतः यह पैतृक नगर की हरित पट्टी से बाहर होता है। इस नगर में गैर कृषि कार्यों से संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत बहुत ही अधिक होगा, यानी कि प्राइमरी सेक्टर के लोग कम लेकिन टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के लोग अधिक कार्य, यानी कि यह एक कहा जाएगा मुख्य रूप से यह शहर ही होता है। यहाँ लोगों के रहन सहन का तरीका काफ़ी विषम तथा बेमेल होता है। नगरों में सामाजिक विसंयोजन, यह क्या है? नगर क्षेत्रों में कुशल तथा अकुशल श्रमिकों के प्रवास से जनसंख्या में वृद्धि पाई जाती है। इससे संसाधनों पर दबाव भी पड़ता है। इसके अतिरिक्त नगरों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य का स्तर निम्न पाया जाता है। साथ ही लोग सामाजिक कुरीतियों से ग्रस्त होते हैं। पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण अधिकांश लोग आधारभूत
आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते और वे झुग्गी झोपड़ी यानी स्लम सिटी में रहने को मजबूर हो जाते हैं। फलतः बेरोजगारी एवं शिक्षा की कमी से नगरों में क्या होगा, अपराध की संख्या में की अधिक बढ़ जाएगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में पुरुषों के प्रवास के कारण नगरीय लिंगानुपात भी असंतुलित हो जाता है। इससे सामाजिक विसंयोजन को भी बढ़ावा मिलता है। इससे सामाजिक संरचना में विखंडन हो जाता है। आय के स्तर के आधार पर समाज में परिवारों के बीच तुलनात्मक परिवर्तन को भी बढ़ावा मिलेगा। जीवन की नवीन शैलियों व पश्चिम सभ्यताओं के प्रभाव से लोगों में स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इससे लोगों में अपनेपन की प्रवृत्ति कम होगी किंतु आगे बढ़ने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। इससे अनेक सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति होती है। इतना ही नहीं, नगरीय समाज में जातीय भेदभाव, सामाजिक भेदभाव के साथ अनेक प्रकार की अन्य संस्थाएं दृष्टिगोचर होती है, जिसमें सामाजिक विसंयोजन अधिक महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण, यह क्या चीज़ है? अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस, यानी कि नगरीय समाज में सामाजिक स्तर पर भी अनेक प्रकार की विविधता तथा समस्याएं देखी जाती हैं। इस संदर्भ में R.A. मॉडी का मॉडल प्रमुख है। उन्होंने क्या कहा मॉडी महोदय ने? तो सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण मॉडल है किसका? R.A. मॉडी का। वर्ष 1969 में यह सिद्धांत R.A. मॉडी द्वारा प्रतिपादित किया गया। इन्होंने संकेंद्रीय वलयों, खंडों एवं बहुनाभिक तीनों कारकों को लेकर नगरों की संरचना का विश्लेषण अपने सिद्धांत में किया है। उनके अनुसार मार्गों, आवासों तथा सड़कों के भौतिक क्षेत्र सामाजिक दिक् स्थान की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई द्वारा अध्यारोपित होता है। मॉडी ने समाज के विभिन्न वर्गों के अनुसार नगरों की संरचना को प्रभावित होना बताया है। इसमें पहला है एक पारिवारिक अवस्था, मतलब इसके अंतर्गत जनसंख्या एवं आयु एज परिवर्ती, घर के स्वामित्व, आकार के परिवार के आकार, वैवाहिक स्थिति इत्यादि कारकों को रखा जाता है। इन सब के आधारों पर नगरों में संकेंद्रीय वलयों का प्रारूप विकसित हो जाता है। इस जिनमें पुराने, छोटे तथा किराए पर रहने वाले परिवार नगर के केंद्र के पास तथा नए, बड़े एवं घरों के स्वामित्व वाले परिवार नगर की बाहर की ओर पाए जाते हैं। दूसरा, आर्थिक अवस्था, इसके अंतर्गत आय, व्यवसाय, शिक्षा इत्यादि कारकों को रखा जाता है। अतएव इस पर आधारित नगरों की संरचना खंडों में विकसित होती है। नगर में नाभिकों या केंद्रों की संख्या एक नगर से दूसरे नगर में भिन्न हो सकती है, जो कि ऐतिहासिक विकास तथा अवस्थिति शक्तियों का परिणाम होती है। नगर जितना बड़ा होता है उनमें उतने ही अधिक एवं विशिष्ट केंद्र मिलते हैं। मानव जातीय अवस्था इस कारक के आधार पर भिन्न भिन्न भागों में नाभि के चारों ओर संहित के रूप में रहते हैं। अतः इस प्रकार बहुनाभिकीय प्रवृत्ति का उदाहरण पाया जाता है। शोषण सिद्धांत, तो ये क्या है? विलियम बंगी शोषण सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत में संसाधनों के स्वामित्व एवं मूल्य वहन क्षमता के आधार पर नगरों की संरचना एवं क्रिया का विश्लेषण किया गया है। बंगी ने नगर को 3 संकेंद्रीय वलयों में विभक्त किया था, यानी नगर 3 प्रकार बांटे हैं। बस इनके नगर में क्या होगा? 3 को वलय होगा, 1 2 3। पहला है मृत्यु का नगर। इस वलय में निम्न वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ नगरीय सेवाएं एवं सुख साधन का अभाव पाया जाता है। यहाँ आवास के निम्नतर, जातीय तनाव, सामाजिक पृथक्करण एवं अनेक सामाजिक हितों की सुविधाओं का भी अभाव पाया जाता है। नगर के दूसरे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों द्वारा इस वलय का शोषण होता है। यहाँ के उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों का वेतन कम होगा, जिसे मशीन टैक्स तथा घर, खाद्य, अन्य सेवाओं के लिए अधिक मूल्य वहन को मृत्यु टैक्स देना कहते हैं। आवश्यकता का नगर, यह क्या होगा? यह मध्य में स्थित वलय है जिसमें श्रमिक वर्ग रहते हैं, तो वह क्या है? तो वह आवश्यकता का नगर है। और तीसरा है बहुलता का नगर। यह सबसे बाहरी वलय है जहाँ उच्च वर्ग, उद्योगपति, व्यावसायिक विलासिता का जीवन यापन करने वाले लोग रहते हैं। आगे देखिए,
नगरीय गरीबी अभिव्यक्ति, यह क्या है? तो नगरीय और गरीबी अभिव्यक्ति से आशय है नगरों की गरीबी से है। इसे नगरीय समस्याओं के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। नगरों में लोग रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा तथा बेहतर सुविधा से प्रेरित होकर तो आते हैं। इसे नगरों के संसाधनों पर, बुनियादी अवसंरचना, रोजगार आदि पर दबाव पड़ता है, जिससे सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में आर्थिक अवसर उपलब्ध नहीं हो पाएगा। वहीं नगरीय जीवन स्तर में वस्तुओं का मूल्य ऊंचा होता है, भूमि मूल्य का भी पर अधिक हाई रेट रहेगा, भूमि महंगा है आदि बेरोजगार लोगों के लिए गरीबी की दशा को अभिव्यक्त करती है। हालांकि इसके साथ ही अन्य नगरीय समस्याओं व घटकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके माध्यम से नगरीय गरीबी की अभिव्यक्ति को समझा जा सकता है। नगरीय गरीबी को अभिव्यक्त करने के या समझने के कुछ माध्यम हैं। जैसे पहला, मलिन बस्ती यानी स्लम सिटी। यह क्या है? मलिन बस्ती नगर का प्रदूषण युक्त घना बसा हुआ क्षेत्र होता है, जहाँ गृह रहने के योग्य नहीं होते और न ही पर्यावरण नागरिकों के स्वास्थ्य और नैतिकता के लिए अनुकूल होता है। डिंकन्स ने क्या कहा स्लम सिटी के बारे में? तो डिंकन्स के अनुसार मलिन बस्ती पतन की चरम अवस्था है, जिसमें आवास इतने अधिक प्रदूषित होते हैं कि वे समुदाय के स्वास्थ्य और नैतिकता के लिए जोखिम बन जाते हैं। मलिन बस्तियों के उत्तरदायी कारक, यह क्या होगा? नगरों में मलिन बस्तियों के उत्तरदायी कारकों में औद्योगिकरण, निर्धनता, ग्रामीण बेरोजगारी, तीव्र नगरीकरण, गृह आवास का कमी, नगरीय प्रदूषण आदि शामिल होते हैं। मलिन बस्तियों की कुछ विशेषताएं, जैसे कि मलिन बस्तियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा सार्वभौमिक विशेषता क्या है कि वह गरीब है, यानी निर्धनता का होना। मलिन बस्ती अधिकांशतः नगर के भीतरी भागों में केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के पीछे अथवा कारखानों के समीप पाई जाती है। यह अनियोजित तथा अव्यवस्थित होगी, यानी कि इसमें झोपड़ी, छप्पर, खपरेल का बना हुआ घर होगा, जिसे अनधिकृत बस्ती भी कहा जाता है। मलिन बस्तियों में सार्वजनिक सुविधाओं का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। सड़क, जल, विद्युत का अभाव है। मलिन बस्तियाँ पर्यावरण प्रदूषण के साथ सामाजिक प्रदूषण का केंद्र होंगे। यहाँ जुआ, शराब पीना, हत्या जैसी सामाजिक बुराइयाँ पाई जाती हैं। अनियमित क्षेत्र की वृद्धि, यह क्या है? नगरीय प्रवृत्ति के तीव्र विकास से नगरीय संरचना का विस्तार केंद्र से बाहर होने लगता है। जनसंख्या की अधिकता के कारण लोगों का प्रसार नगरों के निकट होने लगता है। धीरे धीरे यह एक अनियमित आकार का रूप ले लेगा। विभिन्न देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं में यह देखा गया है। विकासशील देशों में लोग रोजगार तथा नगरीय नागरिक सुविधाओं के लिए शहर में प्रवास करते हैं, किंतु कहाँ विकसित देशों में, किंतु विकासशील देशों में नगर अनियमित होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक एकाएक ही आबादी चली जाए, तो उतना बड़ा आबादी को एक साथ कैसे हैंडल किया जाएगा? अव्यवस्था तो होना ही है। विकासशील देशों में आधारभूत संरचनाओं का अभाव पाया जाता है, जिससे गंदी बस्तियों में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप नगरों की जनसंख्या का बड़ा भाग गंदी बस्तियों एवं अनाधिकृत बस्तियों में निवास करता है। भारत के अधिकांश मिलियन सिटी के निवासी अवैध बस्तियों में रहते हैं, जो लगभग 25% है, जिसमें वृद्धि भी हो रही है। नगरीय जनसंख्या का लगभग 60% भाग एशिया पैसिफिक के देशों में अनधिकृत बस्तियों में निवास करता है। कौन? तो एशिया पैसिफिक, यानी कि इंडिया से लेकर और मैक्सिको तक आप चले जाइए, इसमें चाइना भी आएगा और हिंद चीन के देश जैसे कि इंडोनेशिया के मलेशिया आदि शहर के देश के भी जो मुख्य शहर है, ये सब भी आएंगे। अपराध और सामाजिक बहिष्कार। वर्तमान की नगरीय संस्कृति अधिक भौतिकवादी है, जो अर्थ की प्रधानता की पोषकवादी है। नगरवासियों का ध्यान अधिक से अधिक धन के अर्जन और भोग विलास पर केंद्रित होता है, जिसके लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। यह भी सत्य है कि नगरों में जितने धनी व्यक्ति पाए जाते हैं, उतने ही गरीब व कष्टमय जीवन बिताने वाले विवश लोग रहते हैं। ऐसे लोगों में साक्षरता की कमी पाई जाती है। फलतः अधिक धन अर्जन करने के उद्देश्य से नगरों में चोरी, जमाखोरी, तस्करी, जुआ खेलने, अपराध, बलात्कार आदि सामाजिक बुराइयों का प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। इस प्रकार समाज में बेरोजगारी एवं शिक्षा की कमी से नगरों में आर्थिक अपराध यानी कि कर चोरी, छल, ये सब क्या होगा? शहर में बढ़ेगा।
दूसरा, सामाजिक अपराध यानी कि हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार आदि दोनों की अधिकता पाई जाती है। इतना ही नहीं, समाज में बढ़ती आर्थिक सामाजिक बुराइयों की प्रवृत्ति से सामाजिक बहिष्कार की भी प्रवृत्ति नगरीय समाज में पाई जाती है। ये क्या देखें हम लोग का, तो हम लोगों ने अर्बन सेटलमेंट देख लिया। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तब तक फिर अगले नए वीडियो मिलेंगे। और ज़्यादा कुछ अगर देखना हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर देखिए, रंग बिरंगे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे।